हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको कि हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। अभी तक जो भी चीजें आपने पढ़ी, आपने एक चीज को जरूर नोटिस किया होगा कि ब्रिटिशर्स की तरफ से जितनी भी पॉलिसीज लाई गई थी, चाहे हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करें, चाहे हम जमींदारी की बात करें, चाहे हम रोटवाड़ी सिस्टम की बात करें, चाहे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से की बात करें, या जितनी भी पॉलिसीज आपने अभी तक देखी, उन सब से हमें एक ही चीज सामने आती है, नजर आती है। वो ये है कि ब्रिटिशर्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान की टेरिटरी को ग्रैब करने के लिए, हर कोई मुमकिन कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान की जमीन को हथियाने के लिए, चाहे वो उनकी पॉलिसी हो, चाहे उनकी वॉर हो, चाहे जो भी वो कदम उठा रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि ब्रिटिशर्स की तरफ से लगातार हिंदुस्तान की सोसाइटी में बदलाव लाने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, जो हम हिंदुस्तानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। हम हिंदुस्तानी जो हैं वो एक लंबे समय से एक सिस्टम को, एक आप कह सकते हो कुछ रूल्स, कुछ रिचुअल्स को, कुछ नॉर्म्स को फॉलो अप करते आ रहे हैं, और वो कोई 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि हजारों साल से हम उन रिचुअल्स को फॉलो अप करते आ रहे थे। सडनली ब्रिटिशर्स की एंट्री इंडिया हो जाना और उनकी तरफ से हमारी सोसाइटी को बदलना हमारे लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। हम लोगों को जरा भी इस चीज की मतलब आप कह सकते हो कि नॉलेज नहीं था कि ये सब चीजें भी जरूरी हैं। जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं लूं तो सती प्रथा। सती प्रथा लंबे समय से हिंदुस्तान की सोसाइटी में फॉलो अप की जाने वाली एक प्रैक्टिस थी, जिसको यहाँ के लोगों ने अलग तरीके से जो है अपने माइंडसेट में बिठा के रखा हुआ था कि हाँ, सती प्रथा जो है ये एक रिचुअल है, अगर आप ये रिचुअल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपका धर्म जो है वो संकट में आ सकता है। आप जो है भगवान की नज़र में या जिस भी चीज़ को आप फॉलो अप कर रहे हो, आप उसकी नज़र में मतलब गिर जाओगे, या जो भी आपकी जो भी इमेज है काइंड ऑफ नहीं रहेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूरोपियन सोसाइटी की, तो यूरोपियन सोसाइटी काफी जो है मॉडर्नाइज वे में काम करती थी, काफी साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल वाइज रैशनल सोसाइटी थी वो। तो उन लोगों ने अपनी सोसाइटी में बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस को खत्म किया था। सेम वो यहां पर भी जब बात करें, क्योंकि देखिए वो इंसान के राइट्स की बात करते थे। अगर हम कितने भी आप चीजें उठा के देख लो तो उनकी इन्वेंशन जो है वो सारी की सारी वेस्टर्न वर्ल्ड से हुई है। फंडामेंटल राइट्स, आपकी सवर्निटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सब चीजें जो हैं ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। मतलब इनका जन्म जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ है, और वही कंसेप्ट अगर वो इंडिया में लेकर आएंगे, इंडियन सोसाइटी उसको एकदम से एक्सेप्ट जो है वो नहीं करेगी। हालांकि इंडियन सोसाइटी ने इन सब चीजों को एक्सेप्ट किया है, लेकिन एक लंबी स्ट्रगल लड़ने के बाद। तो सोसाइटी हमारी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ब्रिटिशर्स के तरफ से लगातार हमारी जो सोसाइटी है उसको बदलने की बात की जाएगी। हम लोग इससे परेशान आकर जो है एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट करेंगे इंडिया के अंदर, जिसको आप कहोगे रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके बहुत सारे कॉजेस बनते हैं जो आपके लिए पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके ऊपर ही आप पर एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। आपसे पॉलिटिकल कॉज पूछ लेगा, आपसे सोशल कॉज पूछ लेगा, आपसे इकोनॉमिक कॉज पूछ लेगा, आपसे और भी बहुत सारे कॉज पूछ लेगा जो कि रीजन बने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। तो आज हम ये सब चीजें वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम लोग इंडियन म्यूटनी भी कहते हैं, ऑफ 1857 टू 59। देखिए यहां पर 59 तक क्यों है, क्योंकि 17 में ये 57 में स्टार्ट होती है, तो 2 साल लगे ब्रिटिशर्स को इस मूवमेंट को रोकने में, इस वॉर को, इस रिवॉल्ट को खत्म करने में तकरीबन ब्रिटिशर्स को 2 साल लगे। गाइस यहां पर वर्ड यूज हुआ है रिवॉल्ट। देखिए यहां वर्ड यूज हुआ है रिवॉल्ट, का मतलब होता है चेंज, और एवोल्यूशन का नंबर भी जो है, एवोल्यूशन का मतलब भी होता है चेंज, लेकिन दोनों में काफी जमीन इसमें अंतराल है। अगर मैं कहूंगा रिवॉल्ट हुआ, क्या हुआ है, मैं कहता हूं कहीं पर रिवॉल्ट हुआ है, तो रिवॉल्ट का मतलब आप समझोगे कि चेंज हुआ है, लेकिन चेंज हुआ है बाय फोर्स, जबरदस्ती चेंज लाने की कोशिश की गई है। इसलिए हम मोस्टली वर्ड यूज करते हैं रिवॉल्ट या रेवोल्यूशन। जैसे आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, आप
तरह तरह के रेवोल्यूशन जो है वो देखते हो। सेकेंड इज एवोल्यूशन, ये होता है बाय नेचर। बाय नेचर मान लेते हैं कि एक सेटअप ऑलरेडी का एस्टेब्लिश्ड है और आपको वो सिस्टम जो है वो पसंद नहीं है और आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हो, आप उसके खिलाफ लड़ने के लिए विद्रोह कर देते हो, तो हम उसको कहेंगे आपने चेंज लाया, लेकिन आपने बाय फोर्स लाया। वो अगर आप नहीं करते तो शायद वो चेंज नहीं आता, लेकिन एवोल्यूशन में आप कुदरती तरीके से चेंज हो जाओगे, नेचुरल तरीके से। जैसे आप छोटे जब पैदा हुए तो आप बहुत छोटे थे, आपके अंदर चेंजेस आती गई, तो वी कॉल्ड देम एवोल्यूशन, आता गया, आपके अंदर चेंज होती गई और आप बड़े हो गए। सो दो टाइप का आपके पास क्या होती है, चेंज होती है। अब यहाँ पर हम लोग चेंज लाना चाहते हैं, हम ब्रिटिशर्स को के जो सिस्टम है उसको बदलना चाहते हैं, लेकिन गाइस बाय फोर्स। तो इसको इसीलिए हम लोग नाम देते हैं रिवोल्ट। इसको मैं एवोल्यूशन नहीं कहूंगा, इसको मैं रेवोल्यूशन कहूंगा। एक रेवोल्यूशन, एक चेंज जो लाई गई है बाय फोर्स, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये देखिए ये वाइड स्प्रेड रहा, अब बट अनसक्सेसफुल रहा। रेबलियन बगावत रही है हमारी अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया व्हिच फंक्शन एज अ सॉवरेन पावर ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब यहां पर देखिए वर्ड यूज हुआ है सॉवरेन पावर। सॉवरेन पावर का मतलब होता है, जब हम कहते हैं ना सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सुप्रीम, जो सारे डिसीजन ले सकती थी। तो हिंदुस्तान में अगर हम बात करें 1857 की, तो उस टाइम पर कोई नॉन जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेटअप था। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोगों ने नहीं चुना था, बल्कि उस गवर्नमेंट ने खुद से अपने रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, हर चीज जो है वो सेटअप करी हुई थी। दैट्स वाई हम उसको क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं सुप्रीम अथॉरिटी या सॉवरेन पावर कह रहे हैं हम उसको। और ये सॉवरेन पावर कौन है इस टाइम पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये किसके नाम पर रूल कर रही है हमारे ऊपर, ब्रिटिश क्राउन के ऊपर रूल कर रही है। ब्रिटिश क्राउन का नाम लेकर हमें जो है वो रूल कर रही है। यहां पर रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑल दैट, लॉ, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजों की इन्वेंशन यहां पर हो रही है और इंडियन सोसाइटी में नए तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस को लाया जा रहा है। जबकि हम हिंदुस्तानी जो थे उस टाइम की अगर हम बात करें, हम अनअवेयर हैं ब्रिटिशर्स की लाई गई जो नई नई पॉलिसीज, हमें नहीं समझ आता था कि ये सब क्या होने जा रहा है या ये ब्रिटिशर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सिर्फ यही लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को बदलने की बात कर रहे हैं, और हमारी सोसाइटी का बदलाव मतलब हमारा बदलाव मतलब हम क्रिश्चियन ना बन जाए, हम अपना धर्म ना खो जाए, क्योंकि इस टाइम पर इंसान के लिए सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी उसका धर्म। कोई उसके धर्म के खिलाफ बोलता, कोई उसके रिलीजन के खिलाफ बोल सकता था, वो इंसान टॉलरेट नहीं कर सकता था। और यहां ब्रिटिशर्स लगातार हमारी लाइफ जो है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हिस्ट्री का पहला पहलू है जहां पर हम हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है अपना प्रदर्शन का जो है वो किया। हमने दिखाया कि हम जो हैं, अगर तुम हम पे ज्यादा अत्याचार करोगे तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। और इस ही तरीके से इस आइडिया को अपने दिमाग में रखते हुए हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 किया। इट बिगेन ए रिवोल्ट एज अ रिवोल्ट ऑफ सिपाही। इसकी शुरुआत जो हुई, उसकी शुरुआत जो हुई वो कुछ सिपाही थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, और जो वो सिपाही थे वो इंडियन सिपाही थे। मतलब सोचिए, ब्रिटिश ने इंडिया में एक सिस्टम एस्टेब्लिश करा। अब जब वो ट्रेड उन्होंने इंडिया में एस्टेब्लिश करा, अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करी, तो उनको सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि यहाँ दूसरी भी सुपर पावर्स थी, जैसे पुर्तगीज यहाँ थे, फ्रेंच यहाँ थे, डच यहाँ थे, डेन्स यहाँ थे, तो उनसे अपने आप को, अपने ट्रेड को सेफ रखने के लिए उन्होंने यहाँ पर मिलिट्री का कंसेप्ट जो है इन्वेंट किया। मतलब सोल्जर्स रखना शुरू कर दिया खुद की प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे करने से क्या हो गया, उन्होंने हिंदुस्तानियों को एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे दी कि आप आए और यहां पर जो है वो काम करें हमारे साथ, हम आपको सैलरी देंगे। और इससे जो है क्या हुआ, अब यही नहीं सिपाही लोगों ने जो है वो थोड़े टाइम के बाद हमने देखा कि इन्हीं जो सोल्जर्स थे, इनकी द्वारा ही इस रिवोल्ट की शुरुआत हुई। अब अगर हम ध्यान से देखें कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे के बहुत सारे रीजन।
जैसे अब हिंदुस्तान में रिलीजन तो एक मतलब पीक प्रायोरिटी तो था ही था, साथ में यहां पर कास्ट सिस्टम भी काफी हाई लेवल पर फॉलो अप किया जाता था। यहां हायर कास्ट लोअर कास्ट का काफी ज्यादा कंसेप्ट था, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए ऑल इंडियंस और इक्वल, उनके लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था, कास्ट उनके लिए मैटर नहीं करती थी। तो वो छोटी कास्ट के लोग को भी आर्मी में रखते थे, लोअर कास्ट के लोग को भी रख रहे हैं और हायर कास्ट के लोग को भी एक आर्मी में रख रहे हैं। अब आप दो अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को एक साथ जोड़ोगे तो प्रॉब्लम होगी। इंडियंस वहां पर भी एक दूसरे से अलग होते थे, कभी एक दो इधर उधर हो गया, कुछ भी हो गया तो एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता था। साथ ही साथ इंडियन सोल्जर्स को कोई अलाउंसेस नहीं दिए जाते थे, कोई उनको टीएडीए कुछ नहीं मिल रहा है, ना उनको कोई प्रमोशन दी जाती थी, कुछ भी इंडियंस के साथ नहीं किया। तो ये एक रीजन बना कि हमारे सिपाही लोगों ने, हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने इतने बड़े रिवॉल्ट को जो है वो सर अंजाम दिया। तो बेसिकली क्या था, ये शुरुआत जो 1857 की थी वो एक सिपाही म्यूटनी थी, मतलब उसमें सोल्जर्स ने सबसे पहले हिस्सा लिया और देखते ही देखते उसमें आम जनता भी इन्वॉल्व हो गई, उसमें रूलर्स भी इन्वॉल्व हो गए, उसमें आम जनता भी इन्वॉल्व हो गई और इसके चलते ये रिवॉल्ट एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट इंडिया के अंदर बना। द रिवॉल्ट इज नोन एज सर्वल नाम्स। इस रिवॉल्ट को अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, जैसे कि इसको स्पॉय म्यूटनी कहा गया ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कहा कि एक सिपॉय म्यूटनी थी, इंडियन म्यूटनी कहा, ग्रेट रेबलियन कहा इसको इंडियन हिस्टोरियंस ने। रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडियन इंसरेशन एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा विनायक दामोदर सवाकर ने, वीडी सवाकर ने। इसको मैं एंड में फिर से आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगा, बिकॉज इस पर भी कहा जाता है कि किसने रिवॉल्ट को क्या टाइटल देकर पुकारा है, इस पर भी क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम में और वो चीजें आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक बार हम नजर डालेंगे कि कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। भाई साहब ऐसा क्या हुआ कि ऐसे क्या क्या कॉजेज रहे, ठीक है, जब हमने इतने, अब ये एक ना ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट था, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना बड़ा चैलेंज फेस नहीं किया था। तो इसके ऊपर काफी हिस्टोरियंस ने जो इसको मतलब इसको लाइट में लाया, उसको स्टडी किया कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ये रिवॉल्ट हुआ। तो उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने इसके लिए पीछे जो है बहुत सारे कॉजेज को देखा, जिसमें उन्होंने सोशल पॉलिटिकल हर एक कॉज को पढ़ा और वही कॉजेज बने हमारे रिवॉल्ट का, जो आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन पर से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कॉज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कॉज क्या है। सबसे पहले है पॉलिटिकल कॉज। देखते हैं पॉलिटिकल कॉज क्या है। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इस टाइम पर यहां पर गवर्नमेंट किसकी चल रही है भाई साहब, तो गवर्नमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश है और ये गवर्नमेंट क्या करेगी, ये गवर्नमेंट किस तरीके से यहाँ के लोगों के, जैसे आज आपकी यहाँ पर देखें तो आज आपके यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और कौन सी पार्टी है भाई साहब, बीजेपी की रूल जो है इस टाइम पर चल रहा है, बीजेपी का रूल चल रहा है। तो ये देखिए ये इसमें और इसमें कितना फर्क है, ये नॉन इलेक्टेड है, ये इलेक्टेड है। यहां पर लोगों की सुनवाई नहीं होगी, ये जो मर्जी वैसा रूल लेकर आएंगे, लेकिन यहां पर लोगों के बारे में सोचा जाएगा। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हियर, बट देयर इज कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नो सच लिमिटेशन और यू कैन से आपके लिए कोई ऐसे रूल्स इनके लिए अप्लाई नहीं होंगे। तो ये कंपनी क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, पहला पॉलिटिकल कॉज इनका क्या रहा। सबसे पहले तो इनकी तरफ से चलाई गई जो एक्सपेंशन पॉलिसीज थी, जिसमें आप कह सकते हो द पॉलिटिकल कॉज इनका पहला रहा, जो इन्होंने पॉलिसीज इंडिया में लाई थी, जैसे जमींदारी सिस्टम, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, है ना, ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज इंडिया में लाई गई। उन सब पॉलिसी से करके, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से पे नजर डाले तो उसमें क्या था, जिस राजा रानी का कोई बच्चा नहीं है वो प्रॉपर्टी ब्रिटिशर की हो गई भाई साहब। सब्सिडरी अलायंस में आपने कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखोगे, साथ ही साथ आप रूलर्स को आपस में लड़ने भी नहीं दे रहे हो, तो सिर्फ आप उनसे रेवेन्यू ले रहे हो, और रेवेन्यू लेने के बाद आपने देखा कि उनका सब पैसा खत्म हो जाएगा एक टाइम पर, और उनकी सारी प्रॉपर्टी आप ऑक्शन में बेचकर या खुद के पास रखकर उसको ग्रैब कर रहे हो। तो हर एक ब्रिटिश की पॉलिसीज हमें बताती है कि उन्होंने हर एक पॉलिसी से इंडिया को जो है वो कैप्चर किया। अगर जैसे हम कहेंगे उनकी शुरुआती जो पॉलिसीज रही होंगी, इनिशियल जो पॉलिसीज रही होंगी, वो ऐसी होंगी कि उन्होंने 10% इंडिया को कैप्चर किया, फिर नेक्स्ट पॉलिसी से 30%, अगले से 40%, फिर 50%, और इस तरीके से उन्होंने तमाम इंडियन जो सिस्टम था उसको कैप्चर किया गया।
यही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे इसने बात की है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से की, मैं इसको आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से इज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी, याद रखें। Large number of Indian rulers and chiefs were dislodged, thus arousing fear in the minds of other ruling families who apprehended a similar fate। देखिए अब क्या कहने की कोशिश यहाँ पर हो रही है कि ब्रिटिशर्स ने अगर सब्सिडरी अलायंस के, जैसा मान लेते हैं, चलिए सब्सिडरी अलायंस को साइड पे करते हुए मैं आपको कहता हूँ कि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से के अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले सितारा, झांसी, जो है जोधपुर वगैरह 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 बहुत सारी स्टेट्स को इन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए अगर ये एक एरिया को कैप्चर करें तो ऑब्वियसली दूसरे एरिया में खबर नहीं फैलेगी कि यार इन्होंने ऐसा किया। तो हर एक राजा रानी जो भी उस टाइम पे रूल करते थे उनके दिल में डर था कि अगर आज झांसी के साथ ऐसा हुआ है, कल अगर हमारे किसी के साथ अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो इसके चलते जो ये डर पैदा हुआ ना, इस डर ने हिंदुस्तानियों को जो है लड़ने पे मजबूर किया, इस रिवॉल्ट में जो है वो हिस्सा लेने पे मजबूर किया कि आज नहीं तो कल ये हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हमें इस वॉर में लड़ना होगा। तो ये पहला पॉलिटिकल कॉज बना। रानी लक्ष्मीबाई का अडॉप्टेड सन वाज नॉट परमिटेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ झांसी। ये देखिए सितारा, नागपुर, झांसी, इन सबको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से के अंडर जो है वो कब्जा कर लिया गया। तो क्या अगर ये सब यहां पर हो रहा है, अगर नागपुर जैसे झांसी को, सतारा को अगर कैप्चर किया जा रहा है, तो क्या बाकी के जो राजा हैं वो डर नहीं होगा उनके दिल में? बिल्कुल होगा भाई साहब। अगर जैसा आज कहते हैं ना कि आज हम लोग कभी कभी ऐसा कहते हैं कि कोई भी हम जब किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं आज इसके साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। तो सेम यहां पर भी ये रूलर इस डर के मारे कि आज उनके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ ना हो, हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर देखिए एनेक्सेशन हुआ अवध का बाय लॉर्ड डलहौजी, सेम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से के द्वारा टू द और उसने क्या कहा कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से नहीं कर पा रहे हो आप। अवध के राजा को यह कहा गया कि आप जो हैं यहां के जो लोग हैं वो आपके रूल के अंडर बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही नहीं है, इसलिए हम ये ऐलान करते हैं कि आपकी जो टेरिटरी है उसको ब्रिटिशर्स को दे दिया जाए। भाई साहब एक और चीज ये देखिए, ये कितना गलत चीज हुआ होगा। किसी राजा को उसकी खामियां ये गिना दी गई कि लोग जो है वो आपके अंडर खुश नहीं है और उनसे उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो ले ली गई। तो ये एक कहीं ना कहीं बाकी राजाओं के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी था ये चीज। एंड साथ ही साथ हम देखते हैं दिस मेजर्स कन्वर्ट अवध लॉयल स्टेट इनटू द हॉट बोट डिसकंटेंट एंड इंट्रूज। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से जो है इसको लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था इन 1840s में। इट इन्वॉल्व ब्रिटिश प्रोहिबिटिंग अ हिंदू रूलर विदाउट नेचुरल हायर फॉर अडॉप्टिंग अ सक्सेसर एंड आफ्टर रूलर डाइड और अबडिक्टेड एनेक्सिंग हिज लैंड। बिल्कुल यही है। टू दोज प्रॉब्लम एडेड टू द ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ ब्राह्मण्स, मैनी ऑफ द वोम हैड बीन डिस्पोज्ड एंड देयर रेवेन्यूज हैव लॉस्ट लिक्विडेटिव पोजीशन। तो ये सब चीजें हो रही हैं। देखिए पॉलिसीज पॉलिटिकली देखें हम। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो मराठास के साथ जो इनकी ट्रीटी हुई थी कि मराठा के जो मतलब वो होंगे पेशवा होंगे, उनको पेंशन पर भेजकर उन्होंने, हमने पढ़ा था कि उन्होंने पेंशन पर उनको भेजकर जो है क्या किया था, उनको साइड कर दिया था और मराठा एम्पायर को अपने उसमें जोड़ता है। बाद में इन्होंने मराठा के पेशवा को भी पेंशन देने से मना कर दिया, कहा कि नहीं भाई साहब तुमको भी पेंशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तुम भी अडॉप्टेड सन हो अपने बाप के, तो तुमको भी परमिशन देंगे। ऐसे उन्होंने बहुत सारे रूलर्स के साथ किया जो कि पॉलिटिकल कॉज बना। देखिए इन्होंने पॉलिटिकल में, यहां पर इसको पॉलिटिकली हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडिया इस टाइम पर अगर हम नजर डालें तो देखिए इस टाइम पर अगर मैं इंडिया को नजर डाल के देखूं तो इंडिया जो है इस टाइम पर कुछ इस तरीके से, अगर हम मैप पर देखें तो हर एक एरिया में ऐसे करके अगर हम इंडिया को डिवाइड करें तो हर छोटे एरिया में कोई ना कोई राजा जो है वो रूल करता था। मान लेते हैं इधर एक राजा, इधर 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 हर जगह राजा। समझ आ रही है आपको? देखिए यहां पर हर एक स्टेट का अपना राजा है, मतलब उसका एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड है इस एरिया में। तो इन्होंने वहां के राजा को खत्म करना स्टार्ट कर दिया, जनता को नहीं, सिर्फ राजा को खत्म किया। तो जो पॉलिटिकल जो आप कह सकते हो यहां पर पॉलिटिकल स्पेयर था ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल स्पेयर ऑफ इंडिया, अलग अलग एरिया के अलग अलग रूलर, उसको हम पॉलिटिकली स्पेयर कहेंगे। सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिकल स्पेयर को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहां इंडिया में जितने भी स्टेट्स थी उनके जो हेड थे, सबसे पहले उन्होंने कहा कि इनके जो हेड है इनको हम हटाएंगे, क्योंकि यही हेड कल को हो सकता है हमारे लिए चैलेंजिंग फोर्स बने। तो सबसे पहले हम हेड को खत्म करेंगे,
हेड नहीं रहेगा तो स्टेट ऑटोमेटिकली हमारे अंडर आ जाएगी। फिर घर लोगों के साथ क्या करना है वो भी हम डिसाइड करेंगे, वो भी हम देखेंगे कि इन्होंने लोगों तक को नहीं छोड़ा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर एक स्पेयर ऑफ लाइफ, चाहे वो लोग जो पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, इस हर एक पर ब्रिटिश की पॉलिसीज का इक्वल इफेक्ट पड़ा है। हर एक पॉलिटिकल पर, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो ये सारे तो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया है पॉलिटिकल कॉज। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉज, हमारे पास आता है सोशल एंड रिलीजियस कॉज। सोशल एंड रिलीजियस कॉज जो है वो हमारे पास आता है। अब सोशल और रिलीजियस कॉज पर एक बार नजर डालते हैं, देखते हैं सोशल और कॉज पर क्या आता है। तो सबसे पहले देखिए, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी इन इंडिया वाज अलार्मिंग द कंसर्न ऑफ ऑल ओवर द इंडिया। पूरे कंट्री में क्या है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई द्राविडियन बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है, कोई कौन सी भाषा बोलता था, और हर एक एरिया का पर्टिकुलर एक लैंग्वेज थी, पर्टिकुलर एक रिलीजन था, पर्टिकुलर एक उनके बिलीव्स थे, पर्टिकुलर उनका सब कुछ लाइफस्टाइल था। और अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए वो ना तो हिंदी जानते थे, ना वो बंगाली जानते थे, ना तो उनके लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज मैटर करती थी, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। तो उन्होंने इंडिया में क्या कहा कि जो हमारे साथ रहेगा, जिसने हमारे साथ काम करना है, उसको क्या बोलना पड़ेगा, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। और हम इंडियन को ऐसा लगता था कि हम क्यों इंग्लिश बोले भाई साहब। आज के टाइम में हम कहते हैं कि इंग्लिश बोलने वाला जो होता है वो सबसे सही इंसान होता है, इंटेलिजेंट इंसान होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी बोलने वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं। बट भाई साहब यहाँ पर बात देखिए क्या है, अब आपके सिस्टम में एक ऑलरेडी आप एक भाषा बोल रहे हो, तो आपके लिए भी मुश्किल होता होगा। जब आपको भी अगर कभी हम लोग कहें कि आपको यहाँ से उठकर अमेरिका जाना है, या आपको मैं यूके भेज दूं, लंदन भेज दूं, आपके लिए वहां पर मुश्किल होगा। या तो आप वहां के लोगों को कह दो कि नहीं आपको हिंदी बोलनी है, तो उनको भी बुरा लगेगा। तो यहां पर आकर ये कह रहे हैं कि आप अंग्रेज यहां पर आकर क्या कर रहे हैं, भाषा कौन सी कर रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन यहां पर लेके आ रहे हैं। और आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड कितना डेवलप्ड है। आज के टाइम पर भी हम लोग उनको compete नहीं कर पाते हैं फैशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में, हर एक टेक्निक के मामले में हम आज भी कहीं ना कहीं उनसे लैग खा रहे हैं। तो इस टाइम पर भी ऐसा ही था। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंडिया में एंट्री मार रही है, वो यहाँ के लोगों को कन्वर्ट भी कर रही है। वो कह रही है कि अगर आप क्रिश्चियन बनोगे तो हम आपको पैसा देंगे, हम आपको लैंड देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मतलब क्रिश्चियन बन जाओ। तो अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये वो टाइम था कि जब हिंदुस्तान में धर्म के लिए बोलना इट्स लाइक माँ बहन की गाली देने के बराबर है। तो कैसे बर्दाश्त करेंगे यहाँ पर। तो ये भी एक रीजन बना। देखिए इन एक्ट ऑफ 1850 1850 में एक एक्ट पास किया गया, चेंज हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एनेबलिंग हिंदू हु हैड कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट इट्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज। देखिए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था, जिसको हम एक्ट क्या है, एक पॉलिसी लेकर वो आए थे इंडिया, जमींदार सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम में, या जमींदारी को भी छोड़ें या रोटवाड़ी सिस्टम को रहें, तो उन्होंने क्या किया था, एक हेड को चुना था। और उस हेड को वो कहते थे कि भाई हम तेरे को लैंड देंगे, और तेरी लैंड क्या है, या जहाँ पर उन्होंने लोगों को लैंड दी हुई थी, तो वो लोगों को कहते थे कि ठीक है आप प्रोडक्शन करो, आपसे हम इतना जो है वो वसूल करेंगे चीज़ें, या पैसा आपसे लेंगे, या जो भी उनका रेवेन्यू होता था। लेकिन रेवेन्यू जो सिस्टम होता था वो हाई होता था, मतलब आपकी जो प्रोडक्शन है वो उतनी नहीं होती थी जितना आपका रेवेन्यू होता था। किसी साल फसल खराब हो गई या कोई ड्रॉफ्ट जैसी सिचुएशन होगी, तो आपकी फसल खराब हो गई, तो आप रेवेन्यू नहीं चुका पाए, तो ब्रिटिशर क्या करके कर देगा, आपकी लैंड को आपसे छीन लेगा। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी लैंड्स इंडिया की गरीब लोगों से छीन ली थी। और बाद में वो क्या है, 1850 में आकर क्या करते हैं, एक और एक्ट पास कर देते हैं। उसके अंदर कहते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा, जो क्रिश्चियन बनेगा, हम उसकी लैंड उसको वापस कर देंगे, हम उससे रेवेन्यू भी कम लेंगे। इट मींस दे वांट टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। और बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट भी हो गए थे। तो सब लोग नहीं हुए, बट कुछ लोगों के अंदर ये था कि ये लोग हमारी सोसाइटी को बदल दे रहे हैं, ये हमारे धर्म के लिए बात कर रहे हैं, ये हमारे धर्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके फिर इन्होंने क्या कर दिया, ये एक सोशल कॉज बना, सोसाइटी के अंदर है ना, सोसाइटी को बदलने की बात यहां पर हो रही है, तो ये भी एक कॉज बना ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने का, रिवोल्ट के करने का।
People who convert into that the government planning to convert Indian into Christianity. Abolition of practice like देखिए सती प्रथा को खत्म कर दिया गया इंडिया में, फीमेल इंफेंटिसाइड को खत्म कर दिया गया, लीगलाइजेशन कर दी गई, लीगलाइजिंग विडो रीमैरिज एक्ट की विडो जो है वो दोबारा शादी कर सकती हैं, वर ब्लीव्ड एज अ थ्रेट्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें एकदम से, हालांकि ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से कोशिश की थी इंडियन सोसाइटी को बदलने की, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो ऑलरेडी एक सेटअप पर बेस्ड है। हम लोग लॉन्ग टाइम से एक चीज को फॉलो अप करते आ रहे हैं और आप सडनली एक चीज को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। गाइस, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने एक बात कही है, यहां पर मैं उस चीज को जरूर आपसे के साथ शेयर करना पसंद करूंगा कि वो कहते हैं कि चेंज इज मस्ट, चेंज आनी चाहिए और चेंज होनी भी चाहिए। हर एक सिस्टम में चेंज होनी चाहिए, लेकिन चेंज जो है ना वो स्लो प्रोसेस से हो तो अच्छा होता है। अगर आप सडन चेंज लाओ ना, एकदम से किसी चीज को आप बदलने की कोशिश करो तो वो किसी को भी पसंद नहीं आती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स, हिस्टोरियंस का मानना है, जो कहते हैं कि सोसाइटी में चेंज आएगी ही आएगी, चाहे आप करो या ना करो, लेकिन चेंज आएगी। लेकिन चेंज अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी में कोई चेंज आए तो चेंज को धीरे धीरे आने दो, एकदम से चेंज मत लाओ। अगर आप एकदम से चेंज लाओगे सिस्टम खराब हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर देखी गई। इंडिया एक लंबे समय से एक कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीफ्स को फॉलो अप करता आ रहा है और आप सडनली आकर वहां पर सती प्रथा खत्म कर रहे हो, आप विडो रीमैरिज लेकर आ रहे हो, तो भाई साहब यहां के लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक थ्रेट है, ये हमको जबरदस्ती अपने धर्म के खिलाफ जो है वो लेके जा रहे हैं। सो यहां पर ये भी एक रीजन माना जाता है चेंज को लाने के लिए कि उन्होंने जो अपनी तरफ से कोशिश की चेंज, बदलाव लाने की, वो रिवॉल्ट का एक काज बना। Introduction of Western methods of education was directly challenging the orthodoxy of Hindus as well as Muslims. तो देखिए गाइज, इस टाइम पर हमारी अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम का, तो मैं हिंदूज की बात करूंगा, तो हिंदूज मोस्टली जो हमारी एजुकेशन सिस्टम थी ये वैदिक एजुकेशन सिस्टम हम लोग फॉलो अप करते आते थे। वी ओनली रीड वेद्स, वी रीड कुरान, ऐसे मतलब मुस्लिम्स के अंदर कुरान को जो है इंपॉर्टेंस दी जाती थी और हिंदूज में वेद्स, उपनिषद, इन सब लोगों को, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते थे। गीता, कुरान, ये सब जो है वो चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं वेस्टर्न एजुकेशन की, तो वेस्टर्न एजुकेशन थोड़ी साइंटिफिक एजुकेशन थी। उन्होंने थोड़ा साइंटिफिक तरीकों से एजुकेशन को मतलब चेंज किया था। दे नॉट ओनली रीडिंग द मतलब वेस्टर्न ये आपका रिलीजियस नॉलेज तो था ही था, उनके साथ साथ में वो लोग साइंटिफिक नॉलेज पर आ गए थे। वो अब जैसा यूरोप की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं कि वहां के लोगों ने कैसे बदलाव लाया। हालांकि वहां पर भी किसी टाइम पर पोप लोग का जब रोल था, जिस एज को हम 7th सेंचुरी को हम लोग कंसिडर करते हैं यूरोप के अंदर डार्क एज, क्योंकि वो लोग भी हमारी तरह रिलीजन के ऊपर मतलब स्टिक्स थे। हम वो लोग भी रिलीजन को ही फॉलो अप करते थे। बाइबल जो थी वो ही वहां के लोगों को रूल करती थी। लेकिन आगे चलकर हमने देखा कि वहां के कुछ लोगों ने साइंटिफिक चीजों के बारे में बात करी। जैसे न्यूटन का नाम ले लेते हैं, उसने कहा कि सेब नीचे गिरता है तो ग्रेविटी होती है, क्लाउड्स क्या हो रहा है, टेलीस्कोप आ गया, इन्वेंशन होते रहे वहां पर चीजों की, और वो उन लोगों ने साइंटिफिक नॉलेज की तरफ वो जाना शुरू कर गए। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये सब नहीं था, क्योंकि हम लोग अभी भी एक पुरानी एजुकेशन सिस्टम पर थे। हालांकि हमारा जो वैदिक एजुकेशन है वो कोई पुराना एजुकेशन नहीं है, बट जो रियल नॉलेज लोगों को मिलना चाहिए था, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है, हम उससे काफी ज्यादा परे थे। कुछ समाज के जो आप कह सकते हो ठेकेदार होते हैं काइंड ऑफ, जो हमको जो हमारे टीचर होंगे वो जो हमको सिखा रहे हैं हम वही पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको जो सिखा रहा हूं आप वही पढ़ रहे हो, यही चीज है। तो यहां पर भी वही सिस्टम था। जो एजुकेशन सिस्टम हमारा थोड़ा फॉल्टी हो गया था। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमारे जो सिस्टम था वो काफी पुराना था, हम लोग चेंज भी नहीं लाना चाह रहे हैं उसके अंदर। तो ब्रिटिशर ने कहा कि भाई साहब ये बहुत पुरानी बातें हैं, अब इससे ऊपर आ जाओ, अब हम चांद तक पहुंचने वाले हैं, है ना। उस टाइम यही बातें होंगी कि अब हम चांद पे जाने की सोच रहे हैं। हालांकि उस टाइम पे चांद पे नहीं गए, उसके 100 साल के बाद ही गए हम, लेकिन कोशिश तो पहले लंबे समय से चल रही थी ना। सो देखिए ये सब चीजें जो है गाइज वहां पर हो रही हैं, साइंटिफिक नॉलेज की, रेशनल नॉलेज की, सही है गलत है क्या है। अब देखो यहां पर मैं अगर सती प्रथा की एग्जाम्पल ले लूं, तो आज के टाइम पर अगर कोई आपसे कहे कि सती प्रथा, मोस्टली जो गर्ल्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आज आपसे कोई कहेगा कि सती प्रथा करनी है, तो वो आगे से उसका जवाब होगा मैं क्यों मरूं, ये तो मर गया, अब मैं इसके मर गया तो भाई मैं क्या करूं, अब मेरी किस्मत में यही था। तो आप नहीं करोगे। मोस्टली आजकल इस चीज को डिनाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि आज आपको सही चीज गलत चीज में फर्क है।
लेकिन इस टाइम पर आप चाहे हाँ बोलो चाहे ना बोलो, आपको जलना ही है। अगर सोचिए आपके मतलब जैसे हम आजकल देखते हैं कि एक लेडी है, उसका हस्बैंड शराबी है, एक नंबर का शराबी है, शराब पी के मर गया, भाई वो लेडी अपनी सैक्रिफाइस क्यों दे भाई? ऐसा क्या है? तो यही चीज अंग्रेज उस टाइम हिंदुस्तानियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मान रहे। हमने कहा नहीं भाई क्यों, और था भी भाई साहब हमें पास नॉलेज नहीं था। ये तो फिर बाद में जब हमने भी एजुकेशन हासिल की, हमें भी राइट रॉन्ग रेशनल एजुकेशन जब हमें भी मिली, हमें भी राइट रॉन्ग में फर्क जो है वो दिखना स्टार्ट हो गया। तो ये सब रीजन बने, सोशल कॉज बने, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए हमने नॉट इवन एजुकेशन सिस्टम बट रेलवे, टेलीग्राफी एंड ये सब चीजों को हमने शक की नजर से देखना स्टार्ट कर दिया कि ये सारी चीजें जो ब्रिटिशर्स इंडिया लेकर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारे हर इंसान की लाइफ के लिए एक खतरा है। और ये चीजें जो हैं, ये सब के सब क्या चीजें हैं? ये वो चीजें हैं जिन्होंने हिंदुस्तानियों के दिल में नफरत पैदा करी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और हम सब ने ये सब धीरे धीरे ये नफरत बढ़ती गई और आखिरकार ये बम की तरह फटी, जिसका रिजल्ट निकल कर आया रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जब अभी तो हम सिर्फ कॉजेस डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी हमने देखा कि हमारी रूलिंग क्लास सबसे पहले इनके खिलाफ हो गई, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से उनको पावर से हटा दिया। अब ये लोग ऐसे रूल्स रेगुलेशन लेकर आए जिससे हमारी आम जनता परेशान हो गई। तो हमारे राजा लोग भी परेशान, हमारी जनता भी परेशान, तो हम रिवॉल्ट क्यों नहीं करेंगे? हम तो रिवॉल्ट करेंगे ही अब, है ना। अब बचती जैसे हम लोग देखते हैं हमारे इकोनॉमिक कॉज हम देखते हैं, तो इकोनॉमिक कॉज को आप ऐसे याद रखो कि हमारे राजा भी परेशान, हमारे लोग तो इधर से हो गए सोशल एंड इसमें आगे आपके सोशल और रिलीजियस कॉज में वो अफेक्टेड हो गए। तो ट्रेडिंग क्लॉस जैसे बिजनेस क्लॉस की अगर हम बात करते हैं, जो इकोनॉमी के साथ रिलेट करते हैं, वो कैसे परेशान हुए ये भी हम जरूर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए ये सारे के सारे जो हैं ये कॉजेज रहे, और इन कॉजेज ने क्या किया है? इन कॉजेज ने हमारी सोसाइटी पर काफी ज्यादा इफेक्ट जो है वो डाला है, ठीक है ना। तो यही चीज हम लोग जो है आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज मतलब मैं सोच रहा था कि थोड़ी थोड़ी वीडियोस आप तक मिलती रहे, आपको सारी चीजें समझ आती रहे। यहां से आगे की क्या कहानी है, इकोनॉमिक कॉज क्या है, बाकी चीजें क्या है, और कैसे इस रिवॉल्ट की शुरुआत हुई, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको सारी चीजें समझ आ गई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी कुलीग्स हैं उनके साथ। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद जेके एग्जाम क्रैकर फॉर मोर अपडेट्स गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर सपोर्ट गाइस। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।